अतीक अहमद हत्याकांड हुआ, उसके एक दिन पहले असद मारे गए। विरोधियों की ओर से यह सवाल दागा गया कि खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको इहलोक से परलोक की यात्रा कराई गई। गोडसे के भक्त हों, जो शहीद करकरे के खिलाफ हों, उसे सांसद बनाया और दोबारा सांसद बनाएंगे। लगता है कि संतों की पार्टी है, लेकिन संतों की पार्टी बनने के लिए इनको 400 से 500 ऐसे लोगों को टिकट क्यों देना पड़ा? सत्ता में आप आए, चेहरा चमक गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपराधियों का संरक्षण बीजेपी में भी ज्यादा हुआ है। श्याम तिवारी जी की पार्टी निर्वाचित करने का काम करती है। तो सवाल यह है कि एक सरकार जो लोकतंत्र में चुनी गई है वोट के आधार पर, वो बंदूक के आधार पर अपनी सफलता क्यों घोषित कर रही है? और इस तरह का आरोप अगर लगा दिया जाए कि मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया सत्ता की ओर से ही, तो आपको ये लगता है क्या वाजिब होगा? सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को इस बात की बेहद पीड़ा है कि 400 विधायक उनके क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पिता पुत्र की पार्टी से बाहर निकल आते तो शायद हो सकता हो 400 विधायक हो जाते। आप माया कुंडानी नाम लेंगे, बाबू बजरंगी नाम लेंगे, अतीक अहमद पर बोलती बंद हो जाएगी। कैसे दोहरापन लाते हैं? 400 से 500 तो इनके ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद खोखला है। लखनऊ से टेलीफोन की लाइनें हमने काट दी है कि किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई टेलीफोन लाइन काम नहीं करेगी। जाति विशेष को किया गया, लेकिन सवाल यह भी उठाया गया कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब उन पे इतने आपराधिक मामले हैं। तो ये सवाल गंभीर। मैं बता दूं, तो बाहुबली, वांछित अपराधी और माफिया का तमगा पा चुके अतीक अहमद का जब बीते 3 अपराधियों ने कत्ल किया तो सवाल कुछ लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठे। सवालों में सत्ता भी आई और विपक्ष पर भी कई तरह के सवाल उठे। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस पूरे हत्याकांड को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग मत हैं। इन्हीं तमाम मतों पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं राकेश त्रिपाठी जी, और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं घनश्याम तिवारी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का TV9 पर। तो शुरुआत सबसे पहले आपसे ही राकेश जी, सीधा सवाल आपसे ये कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में कहीं लॉ एंड ऑर्डर में चूक हुई? लेकिन किसी एक घटना के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करना, मुझे लगता है उस सारी जो मेहनत है, जिस मेहनत के कारण उत्तर प्रदेश में माफियाओं का क्रैकडाउन करने का काम हमने किया है, उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का एहसास देने का काम किया है, मुझे लगता है उन सारी बातों पर सवाल खड़े करना ये ठीक नहीं है। एक घटना घटी है, दुस्साहसिक वारदात थी, नहीं होनी चाहिए थी। ये घटना हैरान करती है, परेशान करती है, लेकिन इस घटना के आधार पर कोई ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, ये ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, किसी एक घटना से लॉ एंड ऑर्डर का खत्म नहीं माना जा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, किसी भी घटना का घट जाना, उस घटना से केवल यह तय नहीं होगा कि वहां सरकार फेल हो गई है। तय तब होगा क्या सरकार पीड़ित को न्याय देने का काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या सरकार अपराधियों को दंड दिलाने के लिए प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है। अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, रसिया हो, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां रॉबरी की घटनाएं ना होती हो, जहां मर्डर ना होता हो, जहां अपहरण ना होता हो, जहां रेप केसेस ना होते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ना, वो अपना रिएक्शन कैसे कर रही है। क्या रिएक्शन प्रॉम्प्ट है, क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर है? और इन सवालों का जवाब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जवाब मिलेगा हाँ। और ये सवाल का जवाब जब पूछेंगे कि क्या अखिलेश सरकार में इन्वेस्टिगेशन फेयर थी, क्या किसी प्रकार का पक्षपात होता था, तो आपको जवाब मिलेगा कि अपराधी की जाति देखी जाती थी, उसका मजहब देखा जाता था, सरकार की ओर से खुला संरक्षण होता था, लखनऊ से सीधे टेलीफोन जाया करते थे और जराइम की दुनिया के बेताज बादशाहों को पूरी खुली छूट मिलती थी। तब अतीक अहमद माननीय सांसद हो जाते थे। कहां से? उसी फूलपुर से, जिस फूलपुर में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में सांसद निर्वाचित होकर आते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित जहां से सांसद निर्वाचित होकर आती है, जहां से जनेश्वर मिश्रा जी प्रसिद्ध समाजवादी नेता, वो वहां से निर्वाचित होकर आते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह निर्वाचित होते हैं। वहां से माफिया, डॉन, गैंगस्टर अतीक अहमद को साइकिल के सिंबल पर घनश्याम तिवारी जी की पार्टी निर्वाचित करने का काम करती है। तब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है जब सत्ता का संरक्षण होता है। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है अतीक जैसे माफियाओं के संरक्षण का, क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सबसे पहले अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की, ईद की सभी को शुभकामनाएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के दावों का सवाल है, जब इनके अपने मंत्री ने कह दिया कि ये आसमानी फैसला था, जब इनके विधायक ने कहा कि योगी सरकार ने हत्या करवाई, लोगों पर पहुँचा दिया, तो और देश के जाने माने वकील
क्रिमिनल लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने कहा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमिंगली स्टेज्ड किलिंग है। तो ये स्पष्ट है कि ये तमाम जगहों से बात ये आ रही है कि पुलिस की चूक नहीं है, ये पुलिस की योगी सरकार की सफलता है। तो सवाल ये है कि एक सरकार जो लोकतंत्र में चुनी गई है वोट के आधार पर, वो बंदूक के आधार पर अपनी सफलता क्यों घोषित कर रही है? वो क्यों चाहेगी कि बजरंग दल का एक युवक जिसके ऊपर पहले केवल थप्पड़ मारने का आरोप था, वो 7 लाख की बंदूक लेकर के 18 राउंड फायरिंग करे पुलिस के सामने, और 18-20 पुलिस वाले जिनके ऊपर 10,000 एनकाउंटर्स की जिनकी उपलब्धि है, वो एक राउंड भी फायरिंग न कर पाए। वो इसलिए चाहती है कि वो देश की प्रमुख खबरों का हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। कौन सी प्रमुख खबरों का हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है? इसका कि बाबू बजरंगी भारतीय जनता पार्टी के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो जिसने कैमरे पे कबूला कि उसने एक गर्भवती महिला के पेट में त्रिशूल घोंपा, उसके भ्रूण को, उसके बच्चे को निकाला, उसको त्रिशूल के नोक पे रखा और महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई, वो बाबू बजरंगी जिसकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ वायरल हैं, और जिसने कैमरे पे कबूला कि नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयास किया लगातार जज बदलने की ताकि उसे रिहा कर सके। माया कोदलानी जो उनके साथ रिहा हुई, उनकी गवाही स्वयं अमित शाह ने दी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की खबरें दबाना चाहती है, इस तरह की खबरें दबाना चाहती है कि बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट को इनकी सरकार, देखिए आपने इनको टोका नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। गैंग रेपिस्ट को इन्होंने न केवल महिमामंडित किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार से कि आप फाइल दिखाइए जिसके आधार पर आपने इन्हें छोड़ा, सरकार इतनी बेशर्म है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के रिस्क के बावजूद फाइल नहीं पा पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज सत्यपाल मलिक को इनकी सरकार ने गिरफ्तार किया है, ऐसा मैं मीडिया के सूत्रों से देख रहा हूँ। जो सरकार सत्यपाल मलिक को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करने पे आमादा हो जाए कि उन्होंने इनके खोखले राष्ट्रवाद को उजागर किया कि जब सीआरपीएफ के जवान जिनकी शहीदों के परिवार भी आज सवाल पूछ रहे हैं कि वो जहाज मांगते रहे, इन्होंने जहाज नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी अपने छुटभैया नेताओं को जहाज से उड़ा करके 10,000 करोड़ से अधिक खर्च करती है चुनावी अभियानों में। अभी फिलहाल अतीक मुद्दे पर बात हो रही है, अतीक का उसी पे मुद्दे पर बात कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, का आरोप है उस पे आप बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकार एक तरफ कह रही है, जिसके विधायक कह रहे हैं ये उनकी सरकार की उपलब्धि है, वो इसको इसलिए चाहती है कि ये मीडिया में बनी रहे क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो इनके खोखले राष्ट्रवाद को उजागर किया है, बाबू बजरंगी ने इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मॉडल को जो उजागर किया है, और बिल्किस बानो ने इनकी मोरल जो नैतिक पतन को उजागर किया है, जो राक्षसी सोच को उजागर किया है, उसको ये सरकार दबाना चाहती है। इसीलिए चाहती है कि इस पे लगातार सवाल हों, जलेबी की तरह भटक के वही बातें हों, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धि को चूक तो कम से कम न बताए। घनश्याम जी, ये जो आपने बात कही, अब किसी का भी कत्ल हो जाता है और इस तरह का आरोप अगर लगा दिया जाए कि मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया सत्ता की ओर से ही, तो आपको ये लगता है क्या वाजिब होगा? देखिए प्रियंका जी, आपका सवाल अच्छा है। अगर आपने अपने मंच पर पिछले हफ्ते भर में केवल एक बहस भी सत्यपाल मलिक के बयान पे कराई होती या किसी भी मीडिया चैनल ने कराई होती तो ये सवाल मेरे ऊपर बहुत अच्छा सवाल बनता। लेकिन जब देश का समूचा मीडिया जगत साइलेंट हो जाए कि किसी एक मीडिया जो तथ्य है वो सामने लाए गए, हर मीडिया हाउस सत्यपाल मलिक के बयान पर एक बहस नहीं हुई। जो मीडिया 40-50 दिन पुलवामा का जो हमला हुआ था उसके ऊपर राष्ट्रवादी बहसें कराता रहा, जब इनका खोखला राष्ट्रवाद एक्सपोज हो रहा है, संसद में तो बहस नहीं होती। प्रधानमंत्री अडानी जी का नाम लेने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने संसद को ठप करा दिया है। मीडिया को कहा गया है, मीडिया स्वयं ये सोच करके कर रहा है कि राष्ट्रवाद का इतना बड़ा मुद्दा जहां प्रधानमंत्री देखिए घनश्याम जी, आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन मैं अभी आपसे फिर निवेदन यही करूंगा, आग्रह करूंगा कि अभी फिलहाल आप जो मुद्दा है उस पर बात करें। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। आपने कहा कि इस तरह का आरोप लगाने का क्या मतलब है, तो मैंने कहा कि वो सवाल तब मजबूत होता जब आप लोग इस पर बहस कर रहे होते। आपके वापस आता हूँ, मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि वाकई राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी संतों की पार्टी है। देखिए इनके चेहरा चमक रहा है, इनका भाव भंगिमा देखिए, लगता है कि संतों की पार्टी है। लेकिन संतों की पार्टी बनने के लिए इनको 400 से 500 ऐसे लोगों को टिकट क्यों देना पड़ा जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए एमपी हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद के क्रिमिनल चार्जेस हैं। या इनके विधायक को क्यों कहना पड़ता है मंच पे खड़े होकर कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह हमें 51 लाख रुपए चंदा देता है, और इनकी सरकार के लोग वहाँ खड़े होकर के ताली बजाते हैं, लोग ताली बजाते हैं, पुलिस ताली बजाती है और उस विधायक का महिमा मंडन होता है। तो मैंने तो नहीं देखा कि हमारे पुरातन 5000 साल के इतिहास में भी कोई संतों की पार्टी ऐसे नहीं आई जिसने 400 से 500 ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष स्थान पर पहुंचाया हो। तो घनश्याम जी की ओर से दो बड़े आरोप,
सत्ता में आप आए, चेहरा चमक गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपराधियों का संरक्षण बीजेपी में भी ज्यादा हुआ है। कि चेहरे की चमक तो जनता के बीच में काम करने से आती है। आप जनता के बीच में काम करेंगे, आपके अंदर संतोष का भाव होगा तो आपके चेहरे पर चमक आएगी, और आपका चेहरा काला पड़ जाएगा, चेहरा सूख जाएगा अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया होगा जिसको आपके अंदर ही अंदर छुपाने का प्रयास कर रहे होंगे, जैसा समाजवादी पार्टी कर रही है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी को इस बात की बेहद पीड़ा है कि 400 विधायक उनके क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पिता पुत्र की पार्टी से बाहर निकल आते तो शायद हो सकता हो 400 विधायक हो जाते, लेकिन जब आप परिवार की पार्टी बने रहेंगे, आप केवल पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, चाचा बैठेंगे, ताऊ बैठेंगे, बैठ करके आप पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड चलाएंगे तो परिवार तक ही सीमित रहेंगे, और इसीलिए केवल परिवार के 5 मेंबर जीत पाए थे 2014 में। समाजवादी पार्टी जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में आई लगातार कमजोर हुई है, और इसलिए चेहरा फक पड़ रहा है, इसलिए चेहरा सफेदी आ रही है चेहरे पर। सच्चाई ये है कि आप जनता के बीच में परिश्रम करिए। दूसरा, इन्होंने कुछ सवाल उठाए। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है, वकील दुष्यंत दवे ने कहा है, अरे ये सर्टिफिकेट है क्या? इन सर्टिफिकेट्स के आधार पर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप माया कुंडानी नाम लेंगे, बाबू बजरंगी नाम लेंगे, अतीक अहमद पर बोलती बंद हो जाएगी। कैसे दोहरापन लाते हैं? अरे भाई, जयपुर ब्लास्ट के आतंकवादी छूट गए, बरी हो गए, एक बार भी सवाल उठाया क्या आपने? कितना चूज करेंगे? खबरें अपने हिसाब से हर टीवी डिबेट में घनश्याम तिवारी रोज दिन भर में 10 बार सवाल उठाते हैं। सतपाल मलिक पर बहस नहीं कर रहे हैं, सतपाल बहुत फॉलो कर रहे हैं आप भी उनको। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, घनश्याम तिवारी जब ये सवाल उठाते हैं तो बहस हो तो रही है, और कैसे बहस होगी? बहस हो रही है तो यह भी तथ्य आ रहा है कि सतपाल मलिक जब गवर्नर थे तो पुलवामा के 6 महीने बाद तक वो कह रहे थे कि कश्मीर को लेकर के नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छी पॉलिसी किसी की नहीं है। राहुल गांधी तो पॉलिसी को जानते भी नहीं है, कश्मीर समझते भी नहीं है। सत्यपाल मलिक के उस बयान पर बहस नहीं करना चाहिए। राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, इनके सवाल में एक सवाल मैं और ऐड ऑन करूंगा। अतीक अहमद हत्याकांड हुआ, उसके एक दिन पहले असद मारे गए। विरोधियों की ओर से यह सवाल दागा गया कि खास धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी का टेक। देखिए, आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ। आदित्य राणा की बिरादरी क्या थी, आदित्य राणा का मजहब क्या था, ये किसी ने पूछा क्या? उत्तर प्रदेश में 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको इहलोक से परलोक की यात्रा कराई गई है, एनकाउंटर में मारे गए। 183 में इनके कहने पर इनको जानकारी दे रहा हूं, ये जानकारी याद रखें ताकि काम आवे वक्त जरूरत। 183 में से 59 मुसलमान हैं और 124 हिंदू। किसी ने पूछा क्या? क्या विकास दुबे की हत्या के बाद राकेश त्रिपाठी ने सवाल उठाया क्या कि वो ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया? ये किस प्रकार की आप संरचना करने का काम कर रहे हैं? अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। अतीक अहमद से पीड़ित लोगों की संख्या को आप सिलसिलेवार देखिए, बड़ी संख्या मुसलमानों की है। आजम खान ने जो जमीनें कब्जा की हैं, बड़ी संख्या में मुसलमानों की है। आप रहनुमा घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, जाति के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण करने का दुस्साहस कर रहे हैं। यही दुस्साहस ने तो उत्तर प्रदेश को रसतल में डाला था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जाति नहीं देखी है, ना उनकी स्वयं की कोई जाति है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं, लेकिन ये बार बार दुस्साहस करते हैं, ये प्रयास करते हैं। और ये प्रयास 2022 के विधानसभा चुनाव में खूब जोर शोर से किया था। क्या हुआ परिणाम? समाजवादी पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें कोई दम नहीं होता। अब नए नए आजकल सत्यपाल मलिक को इन्होंने बिल्कुल हीरो बनाया है, अपना पोस्टर बॉय बनाया है। अरे भाई, सत्यपाल मलिक से वोट नहीं पाएंगे आप। सब जानते हैं कि सत्यपाल मलिक पद पर रहते हुए मुंह चल करके चुपचाप बैठे हुए थे। अब कौन से पद की चाह है? क्या उनके पीछे का मंतव्य है? इन बातों को समझना होगा। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है, मेहनत नहीं करना चाहती, जनता के बीच में जाना नहीं चाहती। अपने किए गए पापों का आप फल भोग रहे हैं। यह सच स्वीकार करिए कि राजू पाल की हत्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। दिन दहाड़े दौड़ा दौड़ा करके विधायक को गोली मारी गई। और केवल इतना ही नहीं है, 40 सेकंड के एक शूट आउट पर सवाल उठा रहे घनश्याम तिवारी जी, 40 किलोमीटर तक दौड़ा करके राजू पाल को और अस्पताल में जाकर के फिर गोलियां बरसाई गई फिल्मी अंदाज में। समाजवादी पार्टी की सरकार, जवाब नहीं होगा इनके पास। कृष्णानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 400 गोलियां बरसाई गई, 67 गोलियां शरीर के भीतर से निकली, जवाब नहीं निकलेगा। क्या वो मर्डर खुलेआम नहीं हुए थे? क्या वो पुलिस की सुरक्षा में नहीं थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और खुला संरक्षण था। अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को, माफियाओं को पालने पोसने वाले ये लोग ये कहां से हिम्मत लाते हैं? मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को इस तरह से मानते थे कि उनको उनके कुत्तों तक से हाथ मिलाते थे। कुत्ते से हाथ मिलाने वाले लोग इनको अंदर बात करने की हिम्मत कहां से लाते हैं? ये नैतिक साहस कहां से लाते हैं? अपराधियों को पालने पोसने वाले लोगों को नैतिक का अधिकार नहीं है इन मुद्दों पर बोलने का। घनश्याम जी, 2 बड़ी बातें कही गई।
आपकी ओर से पहले ये आरोप लगाया गया कि एनकाउंटर फर्जी है। जो भी इस तरह के एनकाउंटर सत्ता की ओर से किए जा रहे हैं, अखिलेश जी ने ये कहा कि ये फर्जी है। दूसरी बात, इसको धर्म विशेष से जोड़ देना किसी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को, ये क्या किसी मायने में जायज़ है आपका? ठीक, देखिए जो बातें कहीं उसमें और मैं जोड़ देता हूँ। इन्होंने कहा जयपुर ब्लास्ट, तो 2017 में एक खबर छपी कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा, आरएसएस के लीडर इंद्रेश को अजमेर टेररिस्ट बॉम्बिंग में क्लीन चिट दे दी है। उससे कुछ दिन पहले जो उनकी सीनियर प्रोसिक्यूटर है रोहिणी सालियान, 2015 में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एजेंसी की ओर दबाव डाला जा रहा है कि केस को डाइल्यूट किया जाए। न केवल इन लोगों ने क्लीन चिट दी, सोचिए जिसमें लोग मरे, आतंकवाद का मामला, उसमें उसे इन्होंने, जो कि गोडसे के भक्त हों, जो शहीद करकरे के खिलाफ हों, उसे सांसद बनाया और दोबारा सांसद बनाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जब ये किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, खासकर इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की क्षमता होती तो 400 से 500 विधायक भी आते। मैंने कहा 400 से 500 तो इनके ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी पार्टी को इस तरह की क्षमता विकसित करने का कोशिश करनी चाहिए कि 400 से 500 ऐसे लोग जिसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा हो, मर्डर का मुकदमा हो, रेप का मुकदमा हो, टेररिज्म का मुकदमा हो, दंगे का मुकदमा हो, ऐसे लोगों को सांसद और विधायक बना करके वे पार्टी अपनी पीठ थपथपाए। फिर इन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सच के साथ बात करें तो डिबेट और मजबूत हो जाएगी। हो सकता है उनका पक्ष भी मजबूत हो। एक हेडलाइन छपी जनवरी 2022 में, मेघालय के गवर्नर ने सेंटर से सवाल पूछे कि किसानों को आप तंग मत कीजिए। किसान आंदोलन जब चरम पे था, तत्कालीन मेघालय के गवर्नर पद पे आसीन थे। उस समय उन्होंने सरकार से कहा था कि आप किसानों को तंग कर रहे हैं, आप पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। तो ये कहना कि पद पे रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं बोला, पद पे रहते हुए बोल रहे थे। लेकिन जब पद से हटे, जब गवर्नर से हटे और जब वो बोलते हैं तो उनको सीबीआई पकड़ने क्यों चली जाती है? मतलब जिसके 400 से 500 ऐसे कारनामे वाले लोग हों, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, वो लोग किसी को एक बयान के ऊपर सीबीआई पकड़ने चली जाए, जहां प्रधानमंत्री ने संसद बंद करा दी हो कि अडानी का नाम न लेना पड़े। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद खोखला है, उनके दावे, अपराध से लड़ने वाले दावे इनके खोखले हैं। और ऐसे में जो आपने एनकाउंटर की बात कही, पिछले 1 महीने में शिवांगी ने आत्महत्या की, वो उसकी हत्या इस सरकार के हाथ पर है, क्योंकि उसके पति का फेक एनकाउंटर हुआ था। ये सरकार आंसू बहाने नहीं गई। चाहे दीक्षित परिवार भस्म हो गया, इस बुलडोजर नीति, वो भी एक तरह का एनकाउंटर था। इस सरकार आंसू बहाने नहीं गई। या फिर आगरा में जो 20 वर्षीय युवक आर्मी अग्निवीर ज्वाइन करना चाहते, तो देशभक्त था, उसका फर्जी एनकाउंटर किया, उसकी माँ 6 महीने तक केस लड़ती रही, तब जाकर के पुलिस वालों पर मुकदमा हुआ। मैं मानता हूं कि जिस प्रदेश में 100 से अधिक विधायक ऐसे हों एक ही पार्टी के, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हों, जिसके उप मुख्यमंत्री, अभी उन्होंने फूलपुर के बारे में कहा, जब अतीक अहमद जेल से चुनाव लड़ा फूलपुर से, लोकसभा का उपचुनाव, वो सीट केशव प्रसाद मौर्य ने छोड़ी थी। केशव प्रसाद मौर्य के अपने आपराधिक मामले हैं जिनकी मैं लिस्ट यहाँ पढ़ने लगूं तो शायद शाम हो जाए। खैर उसे छोड़िए। वो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान होंगे। ये सारे लोग तालिब जी बड़ा आरोप किसी अब ये कह रहे हैं कि सारा समाजवादी पार्टी का। फिर मुझे समझ में नहीं आता, घनश्याम तिवारी जी स्वयं का आकलन रखिए ना। आप कह रहे हैं कि पत्रकार ने एक आकलन किया कि अतीक अहमद हनुमान होंगे। पहली बात तो मेरी बहुत सख्त आपत्ति है, किसी पत्रकार ने लिखा हो या आप कह रहे हो। हनुमान हमारे भगवान हैं और अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी के साथ उनका नाम जोड़ना यह हमारे हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने जैसा है। आपने पत्रकार के आकलन की बात कही, कुछ तथ्यात्मक आंकड़े भी हैं। सीएम योगी की ओर से यह दावा किया गया था बीते रोज कि पिछली सरकार की तुलना में हमारी सरकार जब से आई है एक भी दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया। लेकिन एनसीआरबी का डाटा एक जारी हुआ जिसमें यह दावा किया गया, एनसीआरबी का आंकड़ा है, कहता है साल 2017 में 8,990 दंगे, साल 2018 में 8,908, 2019 में 5,714, इस तरह के उन्होंने अलग अलग सालों में, और साल 2020 में 6,126 मामले दर्ज हुए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। या तो इस आंकड़े में कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि एनसीआरबी की ओर से जारी है हर जगह। मैं बिल्कुल इस बात को लेकर के आश्वस्त हूँ कि ये एनसीआरबी के आंकड़े जारी करते समय कहीं कुछ चूक हुई। उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और सांप्रदायिक दंगा किसको कहते हैं?
सांप्रदायिक दंगा तब होता है जब किसी कम्युनिटी के आधार पर कम्युनिटी के बीच में वायलेंस हो, जब आगजनी की घटनाएं हो, जब वहां पर मर्डर्स हो जाएं, जब वहां इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो जाए कि कर्फ्यू लगाना पड़े, जब पुलिस फोर्स के कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाए, तो उसको सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह सांप्रदायिक दंगा हमने देखा है मुजफ्फरनगर में होते हुए। महीने भर तक उत्तर प्रदेश की पुलिस दंगा संभाल नहीं पाई थी, और एक जगह से उठा हुआ दंगा कवाल से। और क्यों हुआ था दंगा? उत्तर प्रदेश में एक बहन छेड़ी जाती है, और सचिन और गौरव अपनी बहन के अपमान पर जब आपत्ति जताते हैं, तो कानून व्यवस्था का जो मसला था, जहां कानून को अपना काम करना चाहिए था, कानून अपना काम नहीं करता है, और उसके बाद जनता के भीतर रोष और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे करके यह पूरा मामला एक कम्युनल राइट्स में तब्दील हो जाता है। यह समाजवादी पार्टी का फेल्योर था पूरा। अपराधियों को बचाने के लिए लखनऊ से सीधे टेलीफोन जा रहे थे, इस वजह से उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ। आज क्यों नहीं दंगा हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से टेलीफोन की लाइनें हमने काट दी है कि किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई टेलीफोन लाइन काम नहीं करेगी। कोई टेलीफोन उत्तर प्रदेश में आज राजधानी लखनऊ से नहीं जाता किसी अपराधी को बचाने के लिए कि अमुक अपराधी हमारी जाति का है, हमारी बिरादरी का है, हमारे मजहब का है, हमारी पार्टी का है, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। अगर अपराध किया है तो वो किसी पार्टी का, किसी दल का, किसी आयु का, किसी जाति का, किसी मजहब का हो, मुकम्मल अंजाम तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और ये हमने करके दिखाया है। और इस वजह से आज उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कहीं नहीं हुआ। यूपी के लोग भूल गए कि कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्योंकि कर्फ्यू में बच्चों को दूध नहीं मिला है मुजफ्फरनगर के दंगों में, बाराबंकी में, आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, जौनपुर में, बनारस में, भदोही में, उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में कर्फ्यू लगते थे। उत्तर प्रदेश आज भूल गया है कि कर्फ्यू में क्या क्या कठोरताएं रखी जाती हैं। ये घनश्याम तिवारी जी की सरकार और हमारी सरकार के बीच का अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीआरबी के आंकड़ों में शायद कुछ चूक हुई है। जी, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी की ओर से अभी एक लिस्ट भी जारी हुई जिसमें कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह, इस तरह के तमाम अपराधियों के नाम जारी किए। आप उसमें कुछ नाम नहीं पढ़ रहे, मैं पूरे नाम, धनंजय सिंह, इस तरह के बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो वो समय की पाबंदी है, पूरे नाम पढ़े भी नहीं जा सकते। पूरी फेहरिस्त में जानबूझ करके टारगेट करके एक जाति विशेष को लिखित करने का काम समाजवादी पार्टी, जाति विशेष को किया गया। लेकिन सवाल यह भी उठाया गया कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब उन पे इतने आपराधिक मामले हैं। तो ये सवाल गंभीर है। मैं बता देता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मुकदमा है और अगर उसको कोर्ट ने बेल पर रिहा किया है तो उसको सरकार जबरदस्ती जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज सकती। धनंजय सिंह पर मुकदमा हमारी सरकार के भीतर ही दर्ज हुआ, हमने गिरफ्तार किया, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। यह हमारी सरकार के भीतर हुआ। अगर ना जानकारी हो तो घनश्याम तिवारी जी पता कर लें कि जौनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं और वो जेल भेजे गए कि नहीं। अगर वो जमानत पर रिहा हुए हैं कोर्ट के आधार पर, कोर्ट ने उनको जमानत दी है, तो क्या हम कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए उनको फिर जेल में निरुद्ध कर देने का काम करेंगे? मैं कह रहा हूं घनश्याम तिवारी बताएं, अगर कोई अपराध इस समय धनंजय सिंह कर रहा है निश्चित तौर पर, और धनंजय सिंह से हमारा क्या सरोकार? कौन है धनंजय सिंह? बहुजन समाज पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया, समाजवादी पार्टी के साथ गलवहियां करता रहा, भारतीय जनता पार्टी पर चस्पा कर रहे हैं। नहीं, सवाल उनकी ओर से उठाया गया कुलदीप सिंह सेंगर जैसे सरीखे नेताओं। कुलदीप सिंह सेंगर समाजवादी पार्टी के विधायक थे। ये बतावें कि क्या भाजपा में आने के बाद माफिया हुए, या समाजवादी पार्टी में जब वो शामिल थे तब उन पर विधायक में मुकदमे नहीं थे? सच्चाई ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर हो या ब्रजभूषण शरण सिंह हो या धनंजय सिंह हो या सोनू मोनू हो, इन सारे नामों को लेकर के ये जानबूझ करके जातिवाद का प्रयास करते हैं और अपराधी की जाति मजहब खेलने का प्रयास बंद करिए। जी, चूंकि वक्त की पाबंदी है, घनश्याम तिवारी जी इन आरोपों पर फाइनल कमेंट आपका। देखिए, ब्रजभूषण सिंह संत हैं। देश के लिए जिन लोगों ने मेडल जीता, वो रेसलर्स खड़े होकर के कह रहे हैं कि इनके ऊपर शोषण का आरोप है। ये सारी सरकार हाथ जोड़कर कैसे खड़ी है, जैसे जैसे वो भी संत हैं। इसी तरीके से ब्रजेश सिंह ने जब के ऊपर जब 51 लाख की बात आई तो इनकी सरकार से कहीं से फोन नहीं आया। यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि चाहे कुलदीप सेंगर हो, जिस तरीके से क्या वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सैकड़ों गाड़ियों के साथ एसपी के साथ चाय पीने जाता है और उसके बाद उस बच्ची के पिता की हत्या कर देता है। तो ये सब खोखले दावे हैं। सवाल ये है कि सरकार क्यों चाहेगी कि उसके दावों को खोखला सिद्ध किया जाए? इसलिए चाहेगी क्योंकि ये सरकार चाहती है कि देश चर्चा न करे कि इनका राष्ट्रवाद खोखला है। जो सत्यपाल मलिक ने पूछा उस पर जवाब न देना पड़े। देश चर्चा न करे कि बाबू बजरंगी भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर कैसे हो सकता है। बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ, राम राज में इस तरह का रावणी तंत्र कैसे हो सकता है। और लोग चर्चा न करें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जहाँ की कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश मुक्त अपराध प्रदेश कैसे बन गया है। जी, बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। आखिरी कमेंट अगर आप कुछ देना चाहें इनके आरोप। घनश्याम तिवारी जी ने 4 बातें रट रखी हैं।
वो बिल्किस बानो पर बात करेंगे, वो सत्यपाल मलिक पर बात करेंगे, वो बाबू बजरंगी पर बात करेंगे, लेकिन अतीक अहमद पर नहीं बात करेंगे। वो मुख्तार अंसारी के बारे में बात नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब के आधार पर अपराधियों क्यों पालते पोसते रहे, इस पर बात नहीं करेंगे। और अब भी समाजवादी पार्टी के विधायक, अभी भी समाजवादी पार्टी के नेता शाइस्ता परवीन के कैसे पीछे खड़े हो रहे हैं, मजबूती से ढाल लगा रहे हैं चट्टान की तरह से कि कोई शाइस्ता परवीन को छूने ना पाए। समाजवादी पार्टी के लोग अब भी संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं अपराधियों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया टीवी 9 के साथ बातचीत करने के लिए। इजाजत चाहूंगा आपसे फिलहाल, इस उम्मीद के साथ कि आप दोनों की गतिविधियां समाज हित में होंगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।